In previous lecture, we have to see the utilization of the डिफॉर्मेशन। क्या क्या अपवाद है डिफॉर्मेशन का आपको उसमें लिखा गया। पहला था जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, सेकंड पार्ट था फेयर कमेंट, तीसरा था प्रिविलेज। तो पहले आपको मैंने बताया था कि डिफॉर्मेशन कब कब होता है, उसके एसेंशियल होते हैं, और फिर मैंने कहा था कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों के तहत यदि आपका कोई कार्य होता है तो आप डिफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वो अपवाद में पहला था जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, मतलब यदि कोई कमेंट एकदम जस्टिफाइड हो या सत्य हो, ऐसे कथनों के लिए आप मानहानि की मुकदमा नहीं ला सकते। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। और दूसरा पॉइंट है फेयर कमेंट। फेयर कमेंट को भी मैंने डिस्कस किया था कि यदि आप कोई सही कमेंट करते हैं जो उचित एकदम तथ्यों पर आधारित होता है, तो उस कमेंट के लिए भी डिफॉर्मेशन का आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लाया जा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिविलेज। इसमें देखिए प्रिविलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये लास्ट चैप्टर का एकदम आखिरी, इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा डिफॉर्मेशन। तो प्रिविलेज देखिए, प्रिविलेज होता है कि आपको छूट दी गई है, तो सारी पब्लिक को छूट दी नहीं जाएगी। जैसे सर्टेन राइट्स ड्यूटीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े कि आप उसमें कुछ अधिकार है, ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आपको छूट मिला है, लेकिन सबको अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। उसके लिए एक कैटेगरी होती है, किसको छूट मिला है, किसको नहीं छूट मिला है। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि प्रिविलेज एक प्रिविलेज में दो होता है, एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज और सेकंड होता है दूसरा क्वालिफाइड। ये दो प्रिविलेज होते हैं। प्रिविलेज में होता है एब्सोल्यूट, मतलब संपूर्ण प्रिविलेज, जिससे पूरा एब्सोल्यूट छूट दिया गया है। उसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जैसे मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, जैसे कि संसदीय कार्य करने के लिए, जैसे पार्लियामेंट्री आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 में कहा गया है, यदि पार्लियामेंट में कोई भी संसद या कोई भी कार्रवाई के दौरान जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है या देखिए कोई भी मैंने वहां प्रस्तुत किया जाता है, उसके खिलाफ आप प्राण हानि का मुकदमा नहीं ला सकते हैं। तो इनको एक एब्सोल्यूट छूट मिली है, इसमें मिली है। एब्सोल्यूट में पहला है पार्लियामेंट सेशन 105 इसमें यदि कोई पार्लियामेंट में क्या है, कोई भी कथन देते हैं किसी मतलब चीजों पे या किसी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर आपको जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 105 में दिया गया प्रावधान कि यदि संसद की कार्रवाई के दौरान यदि कोई सांसद या संसद प्रतिनिधि कुछ भी जो स्टेटमेंट देता है और यदि वो स्टेटमेंट मानहानि कारक है, तो भी आप उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनको एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला, कोई छूट मिली है। और वो छूट सारी सबको नहीं मिलेगी। ये संसद कार्रवाई के दौरान ना कि आप पब्लिक में जाके बाहर कहीं आप संसद की जब कार्रवाई चलती है, उस कार्रवाई के दौरान जो भी छूटें मिलती हैं, उसे कहा गया है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा उसमें स्टेट प्रिविलेज देखिएगा, स्टेट प्रिविलेज भी दिया गया है आर्टिकल 194 सब क्लास 2 में। इसमें भी होता है स्टेट असेंबली में, जैसे विधान परिषद में कोई विधान परिषद मेंबर या विधायक जब प्रोसीडिंग चलती है, उस प्रोसीडिंग के दौरान यदि कोई भी तथ्य या कोई लेख या कोई रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं, और यदि वो मानहानिकारक है भी, लेकिन क्योंकि वो सदन के दौरान दे रहे हैं, तो उनके ऊपर आप मानहानि का मुकदमा नहीं ला सकते हैं। ये होता है एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसीलिए कहा गया संसदीय माने प्रणाली में जब आपको एक छूट मिली है, ये ऐसे प्रिविलेज दिया गया। नंबर 2, इसी में नंबर 2 है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए वैसे दूसरा पार्ट है प्रिविलेज में जुडिशियल प्रोसीडिंग।
कोई भी जैसे वकील या न्यायाधीश या कोई भी उस दौरान यदि कोई कार्यों के दौरान अपने बने न्यायिक कार्यों के दौरान कोई स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं, कोई कथन देते हैं या कोई लिखित देते हैं, तो उसके खिलाफ भी आपको मनी इम्यूनिटी प्राप्त है, छूट प्राप्त है। आप उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं ला सकते। लेकिन क्या होना चाहिए न्यायिक कार्य के दौरान, नहीं कि आप कहीं रोड पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं वकील हूँ तो मैं वहां बोल दूँ या नहीं चलेगा। ये ड्यूरिंग द कोर्ट रूम होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ड्यूरिंग द कोर्ट रूम होना चाहिए। जैसे एक्ट 1850 के जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कहा गया है कि न्याय हित में या न्याय के लिए यदि कोई आपने स्टेटमेंट या आपने कोई लिखित या आपने कुछ इस तरह दिया है जो न्याय से जुड़ा हो, तो वहां पर आपको टोटल इम्यूनिटी मिलेगी, वहां आपको मानहानि का मुकदमा नहीं लाया जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान आपको कहा गया है कि यदि कोई कार्य आप करते हैं तो वहां आपको एक इम्यूनिटी प्राप्त है। नंबर 2 तीसरा है तो सबसे स्टेट कम्युनिकेशन। स्टेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई राज्य का अधिकारी, कोई राज्य का अधिकारी इस भाव से कि उसके लिए ड्यूटी है और ड्यूटी के दौरान वो कार्य कर रहा है, किसी अधिकारी को कोई सूचना या कोई चीज देता है, लिखित या बोलता है, तो उसको भी आपको इम्यूनिटी प्राप्त है और आप उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं ला सकते हैं। सपोज कोई अधिकारी किसी अधिकारी को कोई बोलता है कि आपको किया गया है या आपको कार्रवाई की जा रही है, तो उस दौरान से आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि ये कर्तव्यों का पालन के दौरान कर रहे थे, ना कि पर्सनल वर्क है। यहाँ पर क्या है, ये इनका राइट है वर्क जो इनको मिला हुआ है, जो गवर्नमेंट माने वर्क जो अपने कार्य करने के दौरान, ना कि पर्सनल वर्क नहीं था इनका कार्य, ये सरकारी कार्य के दौरान था। जैसे आपको स्टेट प्रोसीडिंग से कहा थे वहां पर आपको छूट प्राप्त है कि आप कोई भी कार्य यदि करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई लिखित मैंने पब्लिश करते हैं तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी प्राप्त है। सपोज एक बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को सस्पेंड या कोई कार्रवाई करता है जिससे उनकी क्षति होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे इससे मानहानि हुआ है या इसमें नहीं हुआ, क्योंकि आपको इसमें इम्यूनिटी प्राप्त है कि आपको स्टेट कम्युनिकेशन में आपने राज्य के कार्य करने के लिए आपने जो किया है इसके दौरान ये छूट है। ये 3 पार्ट आए आपके एब्सोल्यूट प्रिविलेज में। क्वालिफाइड में मैंने आपको बताया था कि कौन है, एब्सोल्यूट है, दूसरा क्या है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एब्सोल्यूट की तरह ये आपको पूरी छूट नहीं प्राप्त होगा। क्वालिफाइड प्रिविलेज में आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नंबर होता है जैसे कोई पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग होती है तो उसके पहले सदन में आपको इसकी सूचना देनी पड़ती है कि आज हम इस चीजों पे बहस करेंगे या इस चीजों के बारे में हम बोलेंगे। तो उसके पहले क्या होता है, आपको एक प्रॉपर नोटिस देना होता है सदन में। तो वहां पर आपको क्या है, क्वालिफाइड प्रिविलेज के तहत आता है। जैसे आपको कोई चीज, जैसे आप अपने मन से अचानक किसी चीजों को आप नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके लिए एक अग्रिम सूचना दी जाती है। इसलिए इसको कहा गया जैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग हो या लोकहितवाद में हो, इस तरह के यदि होना चाहिए, नहीं होता है। देखिए पहले में आपने देखा था कि इसमें कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है चाहे आपका इंटेंशन गलत ही हो, लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं कि आपका इंटेंशन गलत है और मोटिव गलत है और आप यदि कोई चीज बोलते हैं जानबूझ किसी को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वहां इम्यूनिटी आपको प्राप्त नहीं होगी। क्वालिफाइड में कहा गया है जैसे पार्लियामेंट में भी कोई चीज आपको प्रस्तुत करना है तो उसके पहले आपको एक सदन में नोटिस देना पड़ता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी गिवन इन द रॉन्ग, मतलब ये मोटिव, जैसे गलत उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकहितवाद में होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। जैसे जो आपका स्टेटमेंट किया जा रहा है वो किसके लिए होना चाहिए, लोकहितवाद में, ना कि ये कहिए कि आप बिना लोकहितवाद में या किसी को पर्सनल आप टारगेट करते हैं। टारगेट करने के उद्देश्य से यदि आपने कोई स्टेटमेंट वहां दिया है तो स्टेटमेंट मान्य नहीं होगा, वहां पर आप इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। तो क्वालिफाइड प्रिविलेज और एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आपने एक डिफरेंस भी देख लिया होगा
ये डिफरेंस क्या है तो में आपको संपूर्ण छूट है, जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दौरान आर्टिकल 105 में भी कहा गया है कि पार्लियामेंट में आप यदि प्रोसीडिंग के दौरान कोई चीज आपने स्टेटमेंट दिए हैं जो आपको तो उसके खिलाफ आपके ऊपर कोई बात नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसको आप उसी में आप क्वालिफाइड में आपने देखा कि इसके पहले से आपको सूचना सदन में देनी पड़ेगी स्पीकर को कि आज हम इस टॉपिक पर बोलेंगे, तो उसके बाद आप ही बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज आपने देखा कि वहां पर जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्ट में भी आपको पूरी छूट है कि आप कोर्ट में जैसे अपने मुवक्किल के बचाव में या कोई प्रोसीडिंग के दौरान आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो मान हानिकारक नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको वहां पर भी एग्रीमेंट देना पड़ता है कि आज हमारी इस गवाही को पेश करेंगे, आज ये करेंगे हम वो प्रक्रिया के तहत होती है, ना कि आप मनमानी ढंग से कोई काम करेंगे। आपको क्या होना चाहिए लोकहित में या किसी के बचाव में, या जो आपको लग रहा है कि नहीं इससे इनका जुड़ा हुआ किसी का हित जुड़ा हुआ है, तो उस परिप्रेक्ष्य के लिए आपने कोई कार्य किया है तो वहां पर आपको माना जाएगा कि आपको इम्यूनिटी प्राप्त है। और क्वालिफाइड में आपने देखा है कि देयर इज सर्कमस्टेंसेस जहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ना कि आप मनमानी ढंग से आप कोई चीज जो कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपने देखा था स्टेट कमीशन में, उसमें भी आपने देखा था कोई राज्य अधिकारी जैसे कोई अपने सूचना जो गवर्नमेंट की सूचना को देने के पर्पज से यदि कोई कार्य करता है तो वो इम्यूनिटी में आता है, ना कि पर्सनल चीजों को यहाँ डिफरेंट किया गया है इसीलिए। और आपका यहाँ देखा जाता है कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोकहितवाद में होना चाहिए। क्वालिफाइड में क्या होना चाहिए, लोकहितवाद में, ना कि आपका इंटेंशन गलत हो रहा है कि मैं इनको मैं परेशान करूंगा, इस उद्देश्य से यदि आप करना चाहते हैं तो आपको ये इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी। तो टोटल आप देखा डिफॉर्मेशन चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पर्पज। इसमें आपने देखा था डिफॉर्मेशन है क्या, व्हाट इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब होता है इंजरी द रेपुटेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन का यदि आप किसी की क्षति करते हैं, उसकी सामाजिक माने प्रतिष्ठा को गिराते हैं तो मानहानि होता है। मानहानि में मैंने कहा था कि दो लेवल, एक सेनेटर होता मानहानि का, एक मानहानि और दो चीजें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक मैंने आपको कहा था अपमान लेख अपमान वचन। अपमान लेख और अपमान वचन में ये होता कि सब अपमान लेख में आप राइटिंग, प्रिंटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो प्रदर्शित कर सकते हैं। अपमान वचन में जैसे मौखिक या सांकेतिक होता है, ये तो हमने बताया था। इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसमें आपको 3 पार्ट है। पहला पार्ट द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी, द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ, एंड थर्ड है स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ एंड स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट जो भी होता है पब्लिश होना चाहिए। ये 3 आवश्यक तत्व है, इस 3 आवश्यक तत्व के बिना डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसका फिर इसके बाद आपको बताया कि इसके कुछ अपवाद हैं, कहाँ आपको डिफॉर्मेशन का अपवाद प्राप्त है। जहां आप यदि स्टेटमेंट करते हैं तो आपको डिफॉर्मेशन से मुकदमा नहीं लगेगा, जिसमें आपको मैंने कहा था जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, फेयर कमेंट एंड प्रिविलेज। जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ में पहले कहा गया था कि आपका जो कथन होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। आप जिसके खिलाफ दे रहे हैं तो यदि उस तरह के मुकदमे होते हैं माने आते हैं मैटर तो आपको फिर मानहानि का नहीं होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था फेयर कमेंट। फेयर कमेंट मतलब जो होना चाहिए, जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, टीका टिप्पणी, वो एकदम सत्य होना चाहिए। यदि टीका टिप्पणी सत्य नहीं होती है तो वहां पर भी आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा आ सकता है, लेकिन यदि सत्य है तो नहीं। तीसरा मैंने जो आज आपको बताया एक प्रिविलेज। प्रिविलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ देखिए प्रिविलेज में 2 मैंने बताया था, एक एब्सोल्यूट, एक क्वालिफाइड। प्रिविलेज होता है जैसे छूट है, छूट तो हम सबको दे नहीं सकते हैं, छूट उन्हीं को देंगे जिनको छूट प्रदान है। जैसे मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट में मैंने आपको कहा कि जैसे पार्लियामेंट में आर्टिकल 105 में आपको पार्लियामेंट्री को प्रिविलेज दिया गया है कि आप वहां सदन में कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए आपको मुकदमे से वंचित माने रखा जाएगा, मानहानि का मुकदमा पर नहीं लाया जाएगा। दूसरा मैंने जो आपको बताया जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्ट में कि जब आप जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्क के दौरान कोई न्यायालय में कोई कथन कहा जाता है, कोई सूचना दी जाती है या प्रकाशित की जाती है या लिखित दी जाती है, उसके खिलाफ भी आपको एक छूट प्राप्त होगा, इम्यूनिटी है आपको। और तीसरा इंपॉर्टेंट मैंने कहा था स्टेट कमीशन द्वारा यदि राज्य के कार्य के लिए कोई यदि पर्टिकुलर ऑफिसर किसी ऑफिसर को कोई सूचना देता है या कोई चीजें मैंने जानकारी देता है या जिससे उसकी गिरफ्तार गिरती तो उसके खिलाफ भी आप
मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और चौथा मैंने कहा था कि आपको क्वालिफाइड प्रिविलेज में यही कहा गया था कि आपको छूट है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये नहीं कि आप असीमित छूट अफसर दिया गया। जैसे आपको पार्लियामेंट में भी यदि कोई प्रोसीडिंग जाना है, कोई चीजों को पेश करना है, तो उसके पहले आपको मैंने बताया कि अग्रिम सूचना दी जाती है। जब अग्रिम सूचना दी जाती है, उस अग्रिम सूचना के लिए सदन में जब आप प्रस्तुत करेंगे आपको एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलेगा। दूसरा मैंने आपको जो ग्राउंड भी बताया सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो मोटिव हो, इंटेंशन होना चाहिए, वो मैलिशियस नहीं होना चाहिए, गलत दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। आपका यदि लोकहित में है तभी आपको ये छूट प्राप्त होगा, अदरवाइज ये छूट आपको नहीं मिलेगा। ये डिफेमेशन चैप्टर आज क्लोज हो गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। और कोई भी इस चैप्टर को भविष्य में भी मैं कभी रिपीट करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट दिन नए चैप्टर के साथ आप लोग बीच में होंगे।